हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए फिर से वही क्लास 7 के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, आज हम 5वां चैप्टर लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। इस किताब में जितने भी सारे चीज़ें दी हुई है हम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे और आपको बताएंगे भी। तो पहला जो ये आपको दिख रहा है शाला, तो क्या है, तो यह जो है छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं बना हुआ, जो आप थलशाला जो ये आपको देख रहे हैं जिसे गमला भी कहते हैं, तो आप जो छोटे छोटे जो घर में आप जो पौधा रखने का जो कृत्रिम बनाते हैं उसे अहाता भी कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं जल के बारे में। तो कहते हैं कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। तो सबसे पहले नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में आप सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह कहाँ चला जाता है। कहने का मतलब है कि जब वर्षा का पानी होता है और गड्ढे में क्या होता है, जल भर जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें कागज़ का नाव बना के खेलते हैं और जैसे ही वह दोपहर होता है जो गड्ढे का जमा जल जो है वह क्या होता है, गायब हो जाता है। तो यह जल कहाँ चला जाता है। तो कहते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल जो है वाष्पित हो जाता है। जो गड्ढे में जल रहता है वो सूर्य के जो ताप होता है उसके कारण क्या होता है, जल वाष्पित हो जाता है। फिर अगर वो जल क्या होता है कि ठंडा होता है तो वह जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। जब जल जो है नीचे से ऊपर जाते हैं वाष्पित होकर, और जब वहाँ ठंडा होता है तो वह जो है जलवाष्प होकर क्या होता है कि बादलों का रूप ले लेता है। फिर यहाँ से वर्षा होता है, हिम होता है, बर्फ़ गिरती है और सहीम वृष्टि के रूप में, जिसे ओलावृष्टि कहते हैं, इसके रूप में धरती पर या तो समुद्र के नीचे में गिरता है। ठीक है। अब जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच लगाता रहता है, उस चीज़ को हम लोग जल चक्र कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र जो है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को क्या होता है, बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच क्या है, चक्कर लगाता रहता है, उसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। नीचे अभी इस फिगर के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी थलशाला के समान ही है। जो जल शताब्दियों एवं पहले से उपस्थित हैं वही आज भी मौजूद हैं। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले वह अमेजन की नदी में क्या हो, बहता हो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देगा। इस फ़ोटो को ध्यान से देखना है। कहते हैं कि ये जो आपको यहाँ जो पानी जमा है, ये पानी क्या होता है, सबसे पहले वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है और ठंडा होने के बाद संघनन हो जाता है, यानी एकत्रित होता है और वह बादलों का क्या होता है, रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, बादल का रूप लेके वह जो है भ्रमण करता है। कभी कभी एक ही जगह होगा, लेकिन कभी कभी बादलों में आप देखते होंगे भ्रमण करते हुए, तो वो हवा के कारण जो है भ्रमण करते। फिर जब बादल वर्षा होती है तो कुछ वर्षा जो है आपको मरुस्थल पे होता है, कुछ वर्षा आपको स्थल मंडल पे होता है, कुछ आपको पहाड़ी एरिया में और कुछ जो है आपको महासागर क्षेत्र में होते हैं।
तो कुछ वर्षा क्या होते हैं कि आपको जो है जब होते हैं तो वर्षण होता है, फिर वाह के रूप में यहाँ पे या तो आपको जमा हो जाते हैं पहाड़ियों में नदियों के माध्यम से, फिर वो क्या होता है महासागरों में जाते हैं, और महासागर में जाने के बाद फिर क्या होते हैं या नदी के स्वरूप में फिर या कहीं जमा हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से फिर वो वाष्पीकरण होके फिर वो ऊपर चला जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। क्या कहेंगे? जल चक्र कहते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या कहते हैं अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। कहने का मतलब है जिसमें लवण नहीं हो, मीन्स नहीं, लवण मीन्स नमकीन, लवण मीन्स नमकीन। तो नमकीन जल कौन सा होगा? तो वो जल जो है आपको कहाँ होगा? तो आपको नदी से मिलेगा, ताल से, तालाब से, सोते हुए झरने यानी सोते से मिलेगा, झरना से, या आपको हिमनद से मिलेगा। लेकिन अगर बात महासागर एवं समुद्र जल का हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? लवणीय होगा। महासागर एवं समुद्र का जल कैसा होगा? लवणीय होगा। लवणीय होने का मेन कारण क्या है कि उसमें आपको नमक यानी सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला जो नमक होता है वो होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो शुद्ध पीने योग्य जो पानी होती है वो आपको नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद में मिलेगा। लेकिन जो महासागर और समुद्र का जो जल है वो आपको क्या होगा? लवणीय जल होगा। और लवणीय जल में क्या मिलेगा? आपको नमक मिलेगा। नमक को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड भी कहेंगे, जिसे हम लोग क्या चीज़ में उपयोग करते हैं? नमक बनाने में यानी खाने वाली चीज़ों में उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र थोड़ा सा बड़ा चित्र है, तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि जो चीते मानचित्र ये विश्व का मानचित्र के अनुसार है। तो यहाँ जो है बहुत सारे नदियों का जो है स्रोत दिया हुआ है, जैसे आपको ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी एशिया में आपको यहाँ पे भारत में दिख रहा होगा, फिर आपको डार्लिंग नदी आपको ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा होगा, फिर आपको नाइजर नदी, विक्टोरिया झील, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, ये सब आपको अफ्रीका में दिख रहा होगा। उसके बाद अमेजन नदी आपको दक्षिण अमेरिका में दिख रहा होगा, फिर साल्ट लेक सिटी, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लोव झील, ये सब जो है सुपीरियर झील, ये सब आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे किस नदी में किस देश में बहती है। जैसे अमेजन नदी है वो आपको दक्षिण अमेरिका में बहती है, कांगो नदी और नाइजर नदी ये आपको अफ्रीका में बहती है। यहाँ आपको नील नदी भी मिल जाएगा, विक्टोरिया झील भी मिल जाएगा, ऑरेंज नदी। फिर आप जब उत्तरी अमेरिका में आते हैं तो साल्ट लेक जो है सिटी, आपको सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, विनिपेग झील, ये सब जो है आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ये सब भी चीज़ें आप लोग याद करिएगा। अब देखिए जल का वितरण कैसे कैसे होता है। तो जल का जो लवणता है यानी नमक की जो परसेंटेज है वो 1000 ग्राम के अनुसार मापी जाती है। कितना? 1000 ग्राम में। तो कहता है 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है वह महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होगा। यानी अगर 1000 ग्राम जल है तो उसमें महासागर में आपको 35 ग्राम जो है वो आपको जो है क्या होगा? लवण होगा। उसी तरह एक और चीज़ है, इजराइल का एक मृत सागर है। इजराइल मृत सागर कहाँ है? इजराइल में है। अगर वहाँ आप जाते हैं तो उसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। यानी 1000 लीटर अगर पानी है उसमें तो 340 ग्राम आपको उसमें लवणता मिलेगी। और वहाँ वो जो चीज़ें होती हैं जो जहाँ ज़्यादा लवणता होता है इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता से इसे संघन बनाती है। कहने मतलब है कि आप उसमें तैराकी भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पे जो उपलब्ध जल है उसका वितरण किस प्रकार किया गया है। तो सबसे पहले ये जो मेन हेडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर नीचे चलेंगे। तो कहता है हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी पृथ्वी का जो है 71 कहिए, 72 कहिए, 73 कहिए, इतना प्रतिशत जो है जल से भरा हुआ है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर 73% जल भरा हुआ है।
यदि पृथ्वी पर थल की अपेक्षा अधिक जल है, यानी जितना धरती पे थल नहीं है उससे ज़्यादा क्या है, जल है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आज भी बहुत सारे जगहों पे जल का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद जो संपूर्ण जल हमारे लिए क्या है, उपलब्ध है, ताकि निम्नलिखित तालिका में हम जल का वितरण का भी एक प्रतिशत दे दिया गया, आप लोग देख लीजिए। तो जो जल का प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा महासागर में है आपको 97.3%। कितना, 97.3% जो है जल वो आपको महासागर में देखने को मिलता है। और बर्फ छत्रक जो जल है वो आपको 2.0 है। भूमिगत जल जो है 00.68% है। झील का अलवंग जल एवं स्थलीय समुद्र झील 0.009% है। नमकीन जो जल झीलें हैं वो 0.009 है। वायुमंडल में जो जल है वो आपको 0.0019% है। और नदी में तो देख लीजिए, नदी में सिर्फ इतना % ही जल है, यानी 0.001% जल नदी में है। और सबसे ज़्यादा जल आपको कहाँ पे है, तो महासागर में है। और बर्फ़ का जो छत्रक बना हुआ है वो आपको 2% है। ठीक है। अब भूमिगत जल में आपको 0.68% दिया हुआ है, 0.68%। ये आपके NCERT के बुक में दिया हुआ है। चलिए, इसके माध्यम से हम लोग देख लिए। अब हम इसमें प्रैक्टिकल दिया है, प्रैक्टिकल को नहीं उतना ज़रूरत है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये आपको मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर, आपको यहाँ पे जल संरक्षण क्यों जरूरी है इसके बारे में दिया है। अब हम लोग बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण। कहता है समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो आप बताइए बिहारवासी अगर जो भी है कि 22 मार्च को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको हो गया प्रशांत महासागर की तस्वीरें। फिर हम लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं, कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब समुद्री सतह पर पवन चलती है, बहती है, चलती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है। यानी जब समुद्री सतह पर क्या होती है, पवन बहती है, तब क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग जो है इसको देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि समुद्र पर तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जो है जल में क्या होता है, गिर जाता है, तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद का तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इन्हीं ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे तूफान क्या है। बहुत बार सुनामी हम लोग सुनते हैं, सुनामी। तो कहता है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रयी तरंगे। क्या होता है, पोताश्रयी तरंगे। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुनामी आने पे पोताश्रय क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो सुनामी की बातें हैं। चलिए,
कह रहे हैं कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक जो है विनाश होता है। अगर तूफान जो है तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि अत्यधिक क्या होगा, विनाश होता है। और भूकंप ज्वालामुखी उद्गार एवं जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली जो विशालीय ज्वारीय तरंग उठ सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किसे कहेंगे, अगर 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे अगर उठ सकती है तो ऐसी जो तरंगों को हम लोग क्या बोलेंगे, सुनामी कहेंगे। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक की गति से चलती है और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ था, अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक इंदिरा पॉइंट है, वो क्या हो गया था, डूब गया था। चलिए अब सुनामी का तांडव आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 26 दिसंबर 2004 को घटना है। हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताशाय तरंगों के कारण जो है अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंग उस भूकंप की परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। कहता है भारतीय प्लेट और जो वर्मा के प्लेट नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण क्या हुआ कि भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और उसके नीचे की दिशा जो है, नीचे के दिशा में वो क्या हुआ, झुक गया। इस विस्थापन के कारण क्या हुआ कि जो निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व के जो एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा और भारतीय प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया और जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है और इसके परिणाम स्वरूप पूरा हिंद महासागर के जो कुछ हिस्से और द्वीप जो थे वो हुआ पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा की दूर जो दक्षिणी बिंदु थी इंदिरा पॉइंट, उसको भी अंडमान निकोबार द्वीप में जो है वह भी क्या हुआ, डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र की तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप यानी श्रीलंका की ओर बढ़ी तब क्या हुआ कि तरंगों की लंबाई जो है वो कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक जो है वो कम गई। इसलिए समुद्र तट से सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, लेकिन जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर जो है प्रभावित हो चुके थे। भारत में यह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु में, केरल में, पुदुचेरी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित किए थे। ये घटना आपको 2004 ईस्वी का है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि यद्यपि भूकंप का अनुमान लगाना जो है संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले ही मिल सकते हैं। अगर प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। कहने का मतलब है कि भूकंप का हम पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सुनामी का पता हम 3 घंटे पहले लगा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था प्रशांत महासागर में है जो चेतावनी दे, लेकिन अभी तक हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रियाएं बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे सूचना प्रणाली नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर में जो है ज़्यादा भूकंप आते हैं। अब हम जो तमिलनाडु के तट को देखेंगे,
तो ये जो है दिसंबर 2004 की बात है, जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी एक सुनामी थी। तो हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि जो तटीय जल में तेजी से कमी आने लगती है। अगर जो तटीय जल है जहाँ पे सुनामी आएगी तो वहाँ पे क्या होगा कि सुनामी का प्रथम संकेत यहाँ पे चलिए हम पढ़ ही देते हैं कि तटीय क्षेत्र में जल जो है तेज़ी से कमी आती है, जल में तेज़ी से कमी आएगी और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगेंगी। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आती है तो वह बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटा। तो कहता है ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अगर ज्वार भाटा आएगी तो कब कितने बार आती है? तो दिन में क्या है 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना जो है वो ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निचतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं और यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपको ज्वार और ये हो गया भाटा। ये हो गया आपको सूर्य, लघु ज्वार भाटा। ये हो गया आपको ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया आपको चंद्रमा। और दूसरे में आप देख सकते हैं ये हो गया आपको बृहत ज्वार, बृहत ज्वार। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है, इसका कहने का क्या अर्थ है। तो कहते हैं कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते रहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है जिसके कारण वो ज्वार होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों जब एक सिध में हो, तीनों क्या हो? एक सिध में हो। यहाँ सूर्य हो, यहाँ चंद्रमा हो और यहाँ क्या हो? पृथ्वी हो, या पृथ्वी बीच में हो? नहीं, पृथ्वी तो यहीं होगा। चलिए ठीक, क्या हो? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब तीनों क्या हो? एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार या निम्न ज्वार भाटा कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे उच्च ज्वार नौसंचालन से सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान, जो उच्च ज्वार होता है उसके दौरान अनेक मछलियां तट के निकट जो है आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे जो हैं बिना कठिनाई के मछलियां क्या करते हैं? पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्रियाकलाप है, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 1 सेकंड के लिए हम छोड़ देते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के आप इसको क्रियाकलाप कर लीजिएगा। अब है महासागरीय धाराएं। क्या है? महासागरीय धाराएं।
तो महासागरीय धाराएं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में सागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। अगर महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर क्या हो जाएगी, वो प्रभावित हो जाएगी। तो गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं, इसको याद रखिएगा, वो भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होगा और क्या होगा, ध्रुव की ओर प्रवाहित हो जाएगा। और जो ठंडी धाराएं होगा वो ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित हो जाएगी। जैसे कि लेब्राडोर महासागरीय जो है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा होता है। इसको भी याद करिएगा, बहुत ही विविध है कि ठंडी जल धारा जो होती है वो आपको लेब्राडोर महासागरीय धारा को शीत महाधारा कहते हैं और गल्फ स्ट्रीम को गर्म जल धारा कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ जल धाराएं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसको बढ़िया से आप लोग जो है देख लीजिएगा। इतना बहुत आसान नहीं है इतना जल्दी इसमें समझाना। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि पश्चिमी वायु अफवाह तंत्र, उसके बाद जो है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम का जो अभी हम चर्चा किए, जो ये गर्म जल धाराएँ हैं। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। फिर ये आपको दक्षिणी विषुवतीय धाराएँ हैं। चलिए, और नीचे लिखा हुआ है, अंतिम लाइन है कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं दोनों आके मिलती है वहाँ कोहरे का मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप जो नौ संचालन में क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। तो ये आपको पूरे किताब हो गया। आप यहाँ से इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो है एक सवाल छोड़ के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क, ख और ग और 4 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।